In the previous video, we have seen what is transpiration, types of transpiration, that is cuticular transpiration, then stomatal transpiration, lenticular transpiration. We have seen the structure of stomata कि स्टोमेटा जो टाइनी पोर्स होते हैं लीव्स पे उनसे होकर के वाटर एलिमिनेट होता है. In today's section, we will see the mechanism of stomatal movement, क्योंकि स्टोमेटल जो मूवमेंट होता है या स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन जो होता है उसी के कारण से 80 से 90% ट्रांसपिरेशन होता है. तो कौन सा मैकेनिज्म होता है स्टोमेटा में जिसके कारण से वाटर एलिमिनेट होता है. इसके लिए डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपने व्यूज़ दिए. पहला व्यू जो था इट वाज गिवन बाय J.D. सायरे इन द ईयर 1923. उन्होंने जो हाइपोथेसिस दी दैट इज नेम्ड एज स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस. नाम से हमें समझ में आता है कि स्टार्च इज कन्वर्टिंग टू शुगर. तो इस हाइपोथेसिस को बोलते हैं स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस गिवन बाय J.D. सायरे. उन्होंने क्या बताया कि ड्यूरिंग द डे टाइम, जब दिन होता है तो एट दैट टाइम जो गार्ड सेल होती है, हमने देखा था कि लीव्स की जो सरफेस होती है उसमें जो एपिडर्मिस होती है उस एपिडर्मिस में टाइनी पोर्स होते हैं एंड दीज पोर्स आर गार्डेड बाय किडनी शेप्ड सेल्स विच आर नोन एज गार्ड सेल्स. इन गार्ड सेल में डे टाइम में pH बढ़ जाता है CO2 के कारण. pH के बढ़ने के कारण से एक एंजाइम फॉस्फोराइलेज एंजाइम, इस एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ जाएगी और ये एंजाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ग्लूकोज को, स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए. तो जब दिन के टाइम pH बढ़ जाएगा गार्ड सेल का तो फॉस्फोराइलेज एंजाइम जो होता है वो एक्टिव हो जाता है और उसकी एक्टिविटी बढ़ने के कारण से स्टार्च गेट कन्वर्टेड टू ग्लूकोज 1 फॉस्फेट. इस ग्लूकोज 1 फॉस्फेट के बढ़ने के कारण से वहाँ पर DPD डिफ्यूज़न प्रेशर डिफेक्ट बढ़ जाता है. इस DPD के बढ़ने के कारण से जो सेल होती है इट बिकम टर्जिड. सेल टर्जिड होते ही स्टोमेटा खुल जाती है. अगर हम नाइट की बात करें तो ये पूरा प्रोसेस रिवर्स हो जाएगा. रिवर्स इन द सेंस कि नाइट के टाइम जो pH है इट विल गेट रिड्यूस्ड. pH के रिड्यूस होने के कारण से जो फॉस्फोराइलेज एंजाइम है उसकी एक्टिविटी भी रिड्यूस हो जाएगी. इसके रिड्यूस होने के कारण से ग्लूकोज 1 फॉस्फेट इज अगेन कन्वर्टेड टू स्टार्च. बिकॉज ऑफ दिस the DPD get decreased and due to this decrement in DPD the cell become flaccid. सेल जो होती है वो फ्लैसिड हो जाती है और फ्लैसिड कंडीशन में हमें पता है कि स्टोमेटा जो होते हैं दे गेट क्लोज्ड. तो इस तरह से स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस के थ्रू सायरे ने ये बताया कि जो डे टाइम में जो pH होता है उससे एंजाइम की एक्टिविटी अफेक्ट रहती है और उस एंजाइम की एक्टिविटी के कारण से स्टार्च जो होता है वो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है. इसी हाइपोथेसिस को फर्दर एक्सटेंड किया था स्टीवर्ड नाम के साइंटिस्ट ने. स्टीवर्ड ने ये बताया कि जो स्टार्च यहाँ पर ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है ये लेटर ऑन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है और इससे फाइनली ग्लूकोज बन जाता है. और ये ग्लूकोज जब साइटोप्लाज्म में जाता है तो वहाँ पे उसकी जो कंसंट्रेशन होती है वो बढ़ जाती है. कंसंट्रेशन ऑफ साइटोप्लाज्म इंक्रीज. साइटोप्लाज्म में उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होने के कारण से स्टोमेटा जो होते हैं दे अगेन बिकम टर्जिड एंड दे ओपन. इन दिस वे दिस थ्योरी वाज इलैबोरेटेड बाय स्टीवर्ड. नाउ द नेक्स्ट थ्योरी इज एक्टिव पोटेशियम आयन ट्रांसपोर्ट थ्योरी. दिस थ्योरी इज मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड. It was given by Imamura and Fujino in the year 1959 and later on it was modified by Leavitt. This theory is most acceptable theory. इस theory के according during the daytime में कार्बन डाइऑक्साइड की concentration comparatively
थोड़ी सी चेंज होती है, कम होती है, उसके कारण से स्टार्च का हाइड्रोलिसिस होता है। उस हाइड्रोलिसिस के कारण से मैलिक एसिड is formed in the guard cell. Guard cell means that is the bean shaped cell present in the stomata. तो इस गार्ड सेल में मैलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है और ये मैलिक एसिड लेटर ऑन मैलेट और हाइड्रोजन आयन के अंदर ब्रेक हो जाता है। अब ये जो मैलेट आयन ब्रेक होता है तो उसके कारण से बाहर से पोटेशियम आयन जो होते हैं वो स्टोमेटा की जो गार्ड सेल है इसके अंदर एंटर करते हैं। बिकॉज ऑफ द एंट्री ऑफ दिस पोटेशियम आयन दे एंटर इन द गार्ड सेल एंड देन दे कंबाइंस विथ द मैलेट आयन। मैलेट आयन से कंबाइन होने के बाद दे फॉर्म पोटेशियम मैलेट। वहाँ पर पोटेशियम आयन उस मैलेट आयन के साथ में मिलकर के पोटेशियम मैलेट बनाएंगे। पोटेशियम मैलेट बनने के कारण से उस गार्ड सेल की जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन होती है वो इंक्रीज हो जाती है और ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन के इंक्रीज होने के कारण जो स्टोमेटा होते हैं वो वापस टर्जिड कंडीशन में आ जाते हैं और उससे टर्जिडिटी बढ़ने के कारण से अगेन द स्टोमेटा गेट ओपन। तो ओवरऑल यहाँ पर जो स्टार्च है दैट इज कन्वर्टिंग टू मैलिक एसिड। मैलिक एसिड इज डिसोसिएटिंग टू मैलेट एंड हाइड्रोजन आयन। Then because of this बाहर से potassium ion enter in the cell, these potassium ions combines with the malate and form potassium malate। potassium malate बना देते हैं। ये potassium malate जो होता है इसके कारण से इसके बनने से osmotic concentration जो है वो increase हो जाएगी जिससे स्टोमेटा टर्जिड कंडीशन में आ जाते हैं और टर्जिडिटी के कारण से स्टोमेटा खुल जाती है। लेकिन जब नाइट की बात करें तो जो नाइट के केस में CO2 की कंसंट्रेशन कंपैरेटिवली इंक्रीज हो जाती है क्योंकि वहाँ सब स्टोमेटल कैविटी में फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो इनहिबिट हो जाता है और उसके कारण से CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। तो मैलिक एसिड की जगह यहाँ पर एब्सिसिक एसिड जो है वो प्रमोट हो जाती है। एब्सिसिक एसिड कंपैरेटिवली ज़्यादा बन जाएगी। एब्सिसिक एसिड के बनने के कारण से जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन यहाँ पर डे टाइम में इंक्रीज हो रहा था वो अब रिड्यूस हो जाता है और इसके रिड्यूस होने के कारण से यहाँ गार्ड सेल की टर्जिडिटी चेंज हो जाएगी एंड नाउ इट विल बिकम फ्लैसिड एंड बिकॉज ऑफ दिस फ्लैसिडिटी ऑफ द गार्ड सेल द स्टोमेटा गेट क्लोज्ड। दिस इज द मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी एंड इज नोन एज एक्टिव पोटेशियम आयन ट्रांसपोर्ट थ्योरी। तो ओवरऑल इसके अंदर जो मेन कंपाउंड्स है डे एंड नाइट में उसके अंदर मैलिक एसिड और एब्सिसिक एसिड होते हैं और CO2 की जो कंसंट्रेशन है वो इसको अफेक्ट करती है। तो जब सेल फ्लैसिड कंडीशन में हो जाएगी देन वाटर विल कम आउट ऑफ द गार्ड सेल थ्रू एक्सोस्मोसिस एंड द गार्ड सेल इज फ्लैसिड स्टोमेटा गेट क्लोज्ड। डे टाइम में जो सेल होती है गार्ड सेल होती है वो टर्जिड हो जाती है और स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। नाउ देयर आर सर्टेन फैक्टर्स आल्सो व्हिच आर अफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन। दीज फैक्टर्स आइदर इंक्रीज और डिक्रीज द रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन। Factors affecting the rate of transpiration. They are classified in two categories, external and internal. In external factor, the included factors are light, then wind, then soil water, then temperature. In case of internal factor, we can see the structure of
also see root shoot ratio. In this way there are various factors which are affecting the rate of transpiration. One more factor, that is arrangement of leaf or leaf orientation. Arrangement of leaf. Now let's take one by one. In case of light affects the rate of transpiration directly or indirectly. दोनों ही तरह से ये affect करती है. In the presence of light, अगर light available है then stomata get open. Stomata open होने के कारण से water loss ज़्यादा होगा. So the rate of transpiration will increase. अगर लाइट अवेलेबल है तो उस केस में टेम्परेचर भी अफेक्ट होता है. तो इनडायरेक्टली ये स्टोमेटा को खोलने का काम करती है और उसके कारण से ट्रांसपिरेशन की जो रेट है वो इंक्रीज हो जाती है. सेकेंड केस इज विंड. ड्यू टू फास्ट ब्लोइंग एयर द वेटनेस और द ह्यूमिडिटी अराउंड द लीफ इज डिस्प्लेस्ड एंड ड्राई एयर कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द लीफ. विंड के चलने से जो लीफ है उसके चारों तरफ ड्राई एयर ज़्यादा आएगी कंपैरेटिवली और उसके कारण से ट्रांसपिरेशन की जो रेट है वो बढ़ जाएगी. इट विल इंक्रीज द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन. इसी तरह से नेक्स्ट इज सॉइल वाटर. सॉइल में कितना वाटर है दिस ऑल्सो अफेक्ट द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन. अगर पानी की कमी है, इफ सॉइल वाटर इज रिड्यूस्ड देन इन दैट केस ट्रांसपिरेशन विल डिक्रीज. अगर पानी कम होगा, अवेलेबल वाटर कम होगा तो ट्रांसपिरेशन की रेट भी कम होगी. देन टेम्परेचर. ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर द ह्यूमिडिटी विल बी रिड्यूस्ड, सो द ट्रांसपिरेशन विल बी हाई. टेम्परेचर के बढ़ने के साथ में ट्रांसपिरेशन की रेट इंक्रीज हो जाएगी. These are all external factors. Now the structural factor or structure of leaf. In this case, the rate of transpiration is also affected by structure of leaf. कैसे? हमें पता है xerophytic plants होते हैं, उनमें क्यूटिकल जो भी xerophytic plant होंगे उनमें एपिडर्मिस पर एक क्यूटिकल की लेयर होती है. लीफ के टीएस में सबसे ऊपर वाली लेयर एपिडर्मिस. इस एपिडर्मिस के ऊपर की तरफ क्यूटिकल और वैक्स की लेयर होती है और ये जो लेयर होती है इसके कारण से जो स्टोमेटा होते हैं वो सनकन टाइप के होते हैं. स्टोमेटा जो होते हैं वो सनकन टाइप के होते हैं, अंदर तक एम्बेडेड रहते हैं एंड दिस फीचर रिड्यूसेस द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन. सनकन स्टोमेटा के कारण transpiration is reduced. The number of stomata also affect the rate of transpiration. अगर दोनों साइड में स्टोमेटा होते हैं तो ट्रांसपिरेशन कंपैरेटिवली ज़्यादा होगा. Then the second is root shoot ratio. Higher the root shoot ratio, more will be the rate of transpiration. अगर रूट शूट रेशो हाई होता है तो ट्रांसपिरेशन भी ज़्यादा होगा. देन द थर्ड फैक्टर इज अरेंजमेंट ऑफ लीफ. कि लीफ जो होती है वो किस तरह से अरेंज होती है या ओरिएंटेड होती है. तो इन दिस केस इफ द ओरिएंटेशन ऑफ द लीफ इज एट राइट एंगल टू द इंसिडेंट रेडिएशन देन द सन रेज आर द मोस्ट इफेक्टिव एंड द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज हाई. अगर जो अरेंजमेंट ऑफ लीफ में किसी भी प्लांट में लीफ इस तरह से अरेंज होती है, परपेंडिकुलर होती है, तो जो सन रे है वो इक्वली इस साइड से भी पड़ेगी और इधर से भी पड़ेगी. इन दैट केस टेम्परेचर बढ़ेगा और जो ट्रांसपिरेशन है वो ज़्यादा होगा. लेकिन कंपेयर टू दिस इफ द लीफ इज ओरिएंटेड लाइक दिस, किसी भी प्लांट पर ये प्लांट है और ये इस पे लीफ इस तरह से लगी हुई है पैरेलल, तो उस केस में केवल सनलाइट टॉप से पड़ रही है तो केवल यही स्टोमेटा ओपन रहेंगे, नीचे वाले स्टोमेटा क्लोज रहेंगे. तो इट विल ऑल्सो अफेक्ट द ट्रांसपिरेशन.
Overall, transpiration is affected by two factors, external and internal. External के केस में light, temperature, then soil water and wind. In case of internal factors, we can consider the structure of leaf, then root shoot ratio, then arrangement of leaf.